नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राजदूत ने राज्य में डेनमार्क के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। ये बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अलीगढ़ रीजन के रोडवेज डिपो में बस चालकों की भर्ती के लिए 2 और 3 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले के जरिए 430 चालकों की भर्ती की जाएगी, जिनमें से हाथरस डिपो में 30 चालकों की कमी है। योग्य उम्मीदवारों के पास पुराना हैवी लाइसेंस, 5 फुट 3 इंच लंबाई और 23 साल से अधिक आयु होनी चाहिए। चयनित चालकों को वेतन, दुर्घटना बीमा, रात्रि भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। रोजगार मेले का आयोजन अलीगढ़ आरएम ऑफिस में होगा, जहां इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बढ़ गई है, जिसको देखते हुए एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर, मलेरिया निरीक्षक और लिपिक का वेतन रोकने की कार्रवाई की। 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया। सीएमओ ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित वेशभूषा के अनुसार फॉर्मल पैंट शर्ट पहनने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके कर्मचारियों ने जींस पहनकर कार्यालय आकर नियमों का उल्लंघन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा निवासी विशाल सारस्वत की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने आपराधिक मुकदमे के बावजूद राज्य सरकार में नौकरी की मांग की थी। 2017 में उनकी भाभी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। विशाल को 2020 में राज्यसभा सचिवालय में अंतिम नियुक्ति दी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरी में कार्यरत व्यक्ति को राज्य सरकार में नियुक्ति का अधिकार नहीं होता और नियोक्ता का ये निर्णय है कि वो कर्मचारी को नियुक्त करे या नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ में इजरायल में काम करने के लिए श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईटीआई अलीगंज में 4 ट्रेनरों के लिए ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें इजरायल के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। ट्रायल में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को एंट्री मिली जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड प्राप्त किया था। इस प्रक्रिया के तहत प्लास्टरिंग वर्क, मेसन, सेरेमिक, टाइलिंग, बिल्डिंग और आयरन बेंडिंग में श्रमिकों की स्किल का परीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों से जब्त की गई संपत्तियों को पीड़ितों के बीच बांटा जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की एसओपी जारी की है। इसके अनुसार यदि आरोपी 14 दिन में जवाब नहीं देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है, जिसके बाद संपत्ति की नीलामी की जाएगी। जिलाधिकारी को 2 महीनों में पीड़ितों के बीच संपत्ति बांटने का अधिकार मिलेगा। सरकार ने पहले भी माफियों की संपत्तियों से गरीबों के लिए आवास बनाए थे। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों को अब अपने तैनाती क्षेत्र में ही निवास करना अनिवार्य होगा। राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। लेखपालों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने से राजस्व मामले का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा था, जिससे जनता और जनप्रतिनिधियों को परेशानी हो रही थी। अब जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी लेखपाल अपने हलके में रहकर कार्य करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों का सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट जारी कर दिया है, जिसके आधार पर जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस कदम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। अगले साल 1 अप्रैल तक ये देखा जाएगा कि सीडी रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मुख्य सचिव ने बताया कि रिपोर्ट में निवेश आकर्षण, सीडी रेशियो वृद्धि और उद्यमियों के लिए सुविधाओं का मूल्यांकन भी होगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में आर्थिक स्थिरता और निवेश बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से 3 प्रमुख उद्योग परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जो राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 1080.82 करोड़ रुपए निवेश कर गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन करेगी।
हैवेल्स इंडिया 873.58 करोड़ रुपए के निवेश से रेफ्रिजरेटर निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करेगी। मिंडा प्राइवेट कंपनी 522.28 करोड़ रुपए का निवेश कर ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाएगी। इन परियोजनाओं से लाखों यूनिट्स का उत्पादन होगा और रोजगार सृजन होगा। योगी सरकार की FDI नीति ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की दो बड़ी बिजली कंपनियों पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कदम को उच्च स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है और दो बड़े निजी घरानों को इन कंपनियों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद मध्यांचल, पश्चिमांचल और केस्को जैसे अन्य कंपनियों का भी निजीकरण किया जाएगा। ये कदम प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की। धन्यवाद।